हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है विराम चिन्ह, यानी इंग्लिश में से पंक्चुएशन मार्क्स भी बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल सिलेबस में है या हमें हिंदी में पढ़ना है व्याकरण में, केवल इसीलिए नहीं बल्कि आपकी हिंदी को सुधारने के लिए या लिखते समय किसी भी सब्जेक्ट को हिंदी में लिखने के लिए या हिंदी लिखते समय आपको बहुत बार पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है, जहां अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं। तो ये कभी कभी कुछ विराम चिन्ह जो है बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे अल्प विराम है, अर्ध विराम है, ये सब में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम इन्हीं चिन्हों के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा सही से समझेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो विराम का अर्थ समझ लेते हैं। विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है रुकना, विराम कर लो, कहते हैं ना, थोड़ा सा विराम दे दो अपने काम को। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। ऐसे यात्री होते हैं, चलते चलते थक जाते हैं तो कहते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसे ही जब हम हिंदी लगातार बोलते जाते हैं ना, तो हम कहते हैं थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा हमें बीच में कहीं कहीं विराम चिन्ह लगाने की जरूरत पड़ती है। कहीं पे थोड़ा सा विराम चिन्ह, कहीं पे हल्का सा रुकते हैं, कहीं पे ज्यादा रुकते हैं, कहीं पे पूरी तरह रुक जाते हैं, या अपनी बात को समझाने के लिए दूसरे को हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते समय तो हम जैसे कहेंगे, अच्छा तुमने ये किया। तो या हम अपने एक्सप्रेशन से, हम अपने चेहरे के भाव से दूसरे को समझा देते हैं, अच्छा तुमने ये सब किया है। तो ये सारी बातें हम जैसे बोलते समय तो हम किसी को समझा सकते हैं अपने एक्सप्रेशन से, बट यदि हमें लिखना हो तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे? तो लिखते समय तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, तो हम इसलिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उससे हम, ताकि सामने वाले को हम अपनी बात पूरी तरह से समझा सके। ठीक है, अब आप देखिए एक सेंटेंस देखिए, रोको मत जाने दो, सॉरी रोको मत जाने दो। मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये सिंपली बोल दिया, ठीक है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब यदि मैंने यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया, यानी कि अल्प विराम लगाया, रोको मत जाने दो, ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ? रोको यानी किसी को रोक लो, मत जाने दो, उसे जाने मत दो, रोक लो। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने फिर लिखा, रोको मत जाने दो। मैंने कहाँ पे रुकी मैं? रोको मत, रोको मत मतलब उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो उसको। तो देखिए बिल्कुल सेंस अलग अलग हो गया, इन दोनों सेंटेंसेस से हमने हमारा सेंस बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रोको, उसे मत जाने दो, और यहाँ पे कह रहे हैं रोको मत, उसे मत रोको, जाने दो। केवल क्या है, हमने जो अल्प विराम लगाया है इसमें हमने यहाँ लगा दिया है, और इसमें हमने रोको मत के बाद लगा लिया, और हमारा मतलब सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो गया, कंप्लीट सेंस चेंज हो गया, हमारा पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है हमारे सिर्फ एक कॉमा लगाने से, एक जो भी हम विराम चिन्ह लगाते हैं उनके प्रयोग से हम पूरा का पूरा अर्थ बदल सकते हैं। इसलिए हमें इनको बहुत ध्यान से लगाना है और बहुत समझ के यूज करना है, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा भी यही है, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यही बात है, अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए और लिखते समय। कब स्पष्ट करने के लिए? लिखते समय हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। बोलते समय तो हम अपने भावों से समझा सकते हैं, है ना, दिखाकर समझा सकते हैं, लेकिन लिखते समय वाक्य के चाहे बीच में लगाए या अंत में हम जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब विराम चिन्ह के प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण हमारे उसी में ही आएंगे। विराम चिन्ह मैंने काफी सारे प्रकार लिखे हैं, यदि आपको कम आपके सिलेबस में है, यदि सारे नहीं आ रहे हैं तो आप मत लिखिए। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने चिन्ह आपको आ जाएंगे उतने ही आपको हमेशा काम आएंगे और अच्छी तरह से हिंदी लिखने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। वैसे इंग्लिश में भी मैं आपको बराबर बताती हूँ, क्योंकि आपको इससे इंग्लिश में इजी पड़ेगा। इंग्लिश में आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इंग्लिश में बहुत लिखते हैं, तो आपको फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखा है बराबर। तो देखिए पहला है विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपको पता है, जब आप सेंटेंस पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप ये वाला चिन्ह लगाते हैं, जिससे फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, पूर्ण विराम। सेकेंड है अल्प विराम यानी कॉमा, है ना, कॉमा यानी अल्प विराम,
थोड़ा सा विराम, है ना। अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे। जैसे यहाँ पे लगा है अल्प विराम, ठीक है। अर्ध विराम, तीसरा है अर्ध विराम, जिसे सेमी कोलन कहते हैं, यानी कि जहां पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं, वहां पर अर्ध विराम होता है। फोर्थ है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये तो पता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछते समय लगाते हैं। फिफ्थ है विस्मय आदि सूचक चिन्ह, जिसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। एक्सक्लेमेशन आपको पता है, जिन सेंटेंस में हमें दुख, आश्चर्य, शोक वगैरह प्रकट करते हैं तो वहां पर हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। सिक्स्थ है निर्देशक, इसे इंग्लिश में डैश बोलते हैं, तो हम डैश का यूज भी आपको पता है कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह, विवरण किसी चीज का विवरण, यानी इंग्लिश में से कहते हैं कोलन एंड डैश, तो ये हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं विवरण करते समय। हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में कहीं भी ये चिन्ह का यूज करते हैं विवरण देते समय। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, हाइफन यानी जोड़ने वाला, ये तो आपको पता ही है, जैसे विपरीतार्थक, माता पिता, जो समास, द्वंद्व समास में हम लोग यूज करते थे योजक चिन्ह का। फिर नाइन्थ है उद्धरण चिन्ह, यानी कि उदाहरण देते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में अपने चीजों को लिखते हैं या परिभाषाओं को लिखते हैं, उदाहरण चिन्ह का वहां यूज करते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, इसे इंग्लिश में एब्रीविएशन बोलते हैं। जब हम कोई कुछ ऐसा करते हैं, हम पूरा किसी का लंबा यदि कोई नाम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे वीआईपी इंग्लिश में हम बोलते हैं तो लगा देते हैं, या हिंदी में मध्य प्रदेश लिख रहे हैं तो हम पूरा लगा के माँ बनाते हैं, प्रा बनाते हैं, मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वहां पर हम ये इस तरह से एब्रीविएशन यानी लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हंस पद या साइन ऑफ लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट, यदि कहीं पे हमारा से कुछ छूट जाता है, कुछ लिखने में हमारा रह जाता है, तो हम उसको ऊपर क्या है ये वाला साइन लगाकर हम उसे पूरा लिख देते हैं, तो उसे हंस पद कहते हैं, यानी कुछ छूट जाता है, लेफ्ट आउट, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है कोष्ठक यानी ब्रैकेट, हम लोग कई बार अपनी बात को समझाने के लिए ब्रैकेट में भी यूज करते हैं ब्रैकेट का। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह, जिसे अंडरलाइन बोलते हैं, अपनी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए अंडरलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लोप चिन्ह, कभी हमसे कुछ हम लोप चिन्ह हम पूरा ना लिख के, जैसे मैया मोरी, तो हम यहाँ पे डैश डैश लगा देंगे और पूरा ना लिख के लास्ट वर्ड लिख देते हैं, जैसे पदों वगैरह में हम लोग पूरा ना लिख के ये लिखते हैं, तो लोप चिन्ह वहां पे यूज होता है, जिसे मार्क ऑफ ओमिशन बोलते हैं। 15th है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, आकार जैसे एस बना देते हैं, जिसमें आकार जैसे गाते समय अक्सर हम म्यूजिक में आ करके लिखते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखते हैं दीर्घ उच्चारण, यानी कि दीर्घ, ये लंबा चलेगा, है ना। तुल्यता सूचक, तुल्यता करने के लिए, किसी की तुलना करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं। और लास्ट है पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति यानी कि हम जैसे बार बार किसी चिन्ह को यूज ना करके, हम जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर चिन्ह कोई चीज बार बार लिखूं, तो उसको ना लिख के हम क्या कहते हैं, ये तो ये वाला चिन्ह फिर ये वाला चिन्ह बार बार से ना लिखे, हम वहां पर डैश डैश ये इस तरह से लगा देते हैं, तो इसे पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। अभी हम डिटेल में सारे चिन्हों के बारे में समझेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक चिन्ह के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और उदाहरण से समझते हैं। तो पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, सबसे ज्यादा हम लोग इसी का यूज करते हैं, पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, ये वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में लगाया जाता है, ये तो आपको पता ही है कि वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, ये कैसी होती है, खड़ी रेखा के रूप में होता है, जैसे यहाँ भी है एक खड़ी रेखा के रूप में किया जाता है। जैसे मेरा नाम गीता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये लास्ट में ये क्या है पूर्ण विराम। कल मेरी परीक्षा है, तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा रुक के बताते हैं, यदि इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकेंगे, जिससे हमें पता लगेगा ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तो सेंटेंस के पूरा होने पर हमें पता लग जाता है कि इससे हमारा सेंटेंस ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वहां हम पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड है अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, और कॉमा इस तरह से लगाया जाता है जहां, ये देखिए इसके बारे में, जहां पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़ता है। अल्प विराम यानी थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो पूर्ण विराम की तुलना में जहां पर 1/4 रुकना पड़े, बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और यह अधिकतर एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर लगाया जाता है। अब देखिए कहाँ पे लगाते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, है ना, ये सब कलर्स के नेम हैं, तो मैंने यहाँ पे कलर्स के नेम लिखे हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नीला मेरे प्रिय रंग है, ठीक है, रंगों के बारे में बताया है। अब जब बहुत सारे रंग होते हैं तो हमने क्या लगाया, कॉमा लगाते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी। लेकिन एक बात, पहले सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं,
सेकंड सेंटेंस है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के मुख्य शहर हैं। अब कई शहरों के नाम आ गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो हम इनके बीच में क्या लगा दिया, एक कॉमा लगा दिया या अल्प विराम लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इससे हमने कहा भारत के मुख्य शहर हैं। अब इसमें हमें अल्प विराम लगाते समय कई बार हम गलती ये करते हैं कि यहाँ पर इसके बाद जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी लिखा है, तो गुलाबी के बाद अब अल्प विराम नहीं लगेगा या इसके बाद कॉमा नहीं लगेगा, क्योंकि तो इसके बाद और आ गया, ठीक है, जो लास्ट वाला कलर है बीच में और आ गया, तो और के बाद हम फिर कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यहाँ पर आया, फिर और लिखा है, तो चेन्नई या कोलकाता के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम अल्प विराम नहीं लगाते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब अल्प विराम के कुछ अन्य प्रयोग हैं, कॉमा हम बहुत सारी जगह भी यूज करते हैं, तो वो भी प्रयोग हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं में सेंटेंसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद और सब तो जल्दी हो जाएंगे, बट अल्प विराम के कॉमा बहुत जगह यूज होता है। जैसे संबोधित करते समय, जैसे किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, बच्चों चलो खाना खा लो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर बच्चों के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, बच्चों चलो खाना खा लो, तो वहां पर हम संबोधित करते समय किसी को भी संबोधित करते हैं, राम आ जाओ यहाँ, तो हम वहां पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ अथवा नहीं के बाद, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है ना, ठीक है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, या नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसे हाँ कॉमा लगाया हमने, मैं कल आऊंगा, ठीक है, कोई पूछ रहा है आप आओगे, तो हाँ कल मैं कल आऊंगा, या नहीं कल मैं नहीं आऊंगा, तो वहां पे भी हम कॉमा लगाते हैं। थर्ड है उद्धरण चिन्ह से पहले, उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे कि उद्धरण चिन्ह हमने दिया, जैसे कि क्या है एग्जाम्पल, अध्यापक ने कहा, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है ना, उदाहरण दिया, उदाहरण बच्चों ध्यान से पढ़ो, ये उदाहरण चिन्ह आ गया, और बच्चों ध्यान से पढ़ो, हमने यहाँ पर भी क्या यूज किया, कॉमा, तो यहाँ पर भी हम ये अल्प विराम या कॉमा का यूज करते हैं उदाहरण चिन्ह से पहले। फोर्थ है तारीख लिखते समय, कई बार तारीख लिखते हैं, जैसे 15 अगस्त, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया 1947 या 1947, तो हम यहाँ पर भी कॉमा का या अल्प विराम का यूज करते हैं। फिफ्थ है समुच्चय बोधकों से पहले तथा बाद में भी, कभी कभी समुच्चय बोधक वाक्य आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, तो उसके बाद में पहले हम कॉमा का यूज करते हैं, जैसे हम जल्दी आ जाते परंतु ट्रेन लेट हो गई, तो परंतु से पहले हमने किसका यूज किया, कॉमा, यानी कि हमने यहाँ पर अल्प विराम का यहाँ पर भी प्रयोग किया। तो इतनी जगह, इन जगह भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये कुछ अन्य प्रयोग भी हैं अल्प विराम के, जहां पर अल्प विराम या कॉमा यूज किया जाता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, थर्ड है प्रश्न सूचक चिन्ह, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी है, क्वेश्चन मार्क जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, साइन ऑफ जो है आपका क्वेश्चन मार्क का है, तो प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाते हैं ये, जैसे पहला है तुम क्या कर रहे हो, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसी से हमें पता लगता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तुम क्या कर रहे हो। सेकंड सेंटेंस है आप कब आए, तो हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इससे हमें पता लगता है कि ये कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह हम यहाँ यूज करते हैं, इससे हमें प्रश्न करने का पता लगता है कि कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है या प्रश्न कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है विराम चिन्ह के बारे में। अभी जो इसके विराम चिन्ह और बहुत सारे रह गए हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना क्योंकि आप लोग डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए और फिर आपसे कभी भी गलती ना हो, क्योंकि सेंटेंसेस आते हैं लिखने के लिए, उसमें आपको विराम चिन्ह का यूज करना पड़ता है कि कहाँ कहीं पे कोई सा, कहीं पे कोई सा, तो आपको सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो आपसे कभी फिर गलती नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सभी सारे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।